यस, नमस्कार मित्रों। कौन सा टॉपिक चल रहा था हमारा? प्रत्यय। प्रत्यय के बारे में मैंने आपको बताया था 3 प्रकार से हमको प्रत्यय पहचानने। अंतिम मूल ध्वनि को स्वर रहित मानना, अंतिम वर्ण को प्रत्यय मानना और अंतिम शब्द को प्रत्यय मानना। हाँ बोलिए। प्रत्यय शब्द किससे बना है? प्रति प्लस अ से। ओके, चलिए हेडिंग डाल दो अपनी कॉपी में प्रत्यय और सबसे पहले परिभाषा लिख देते हैं। ठीक है, परिभाषा लिखिए। वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पीछे लगकर, पीछे का मतलब है शब्द, अपने शब्द के राइट हैंड साइड में। किसी ने मुझसे सवाल किया था कि सर ये हम आगे और पीछे कैसे डिसाइड करें? तो देखिए, ये हमारा शब्द है, तो ये वाला भाग शब्द का पीछे वाला पार्ट माना जाता है और ये वाला भाग उसके आगे वाला माना जाता है। ये ध्यान रखना, ठीक है? तो वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पीछे लगकर या जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर नवीन शब्द की रचना करते हैं। नवीन शब्द की रचना करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। शाबाश, प्रत्यय कहलाते हैं। बहुत बढ़िया। मैंने आपको पहले ही कहा था, मैं उपसर्ग से हाँ, माहौल से बाहर निकलने में टाइम लगेगा मुझे। सर कल क्लास नहीं थी क्या? हाँ जी, कल का क्लास नहीं थी। कल मैं किसी प्रोग्राम में गया था, हमारे सिस्टर के कार्तिक पूर्णिमा का कोई प्रोग्राम था, वो दीप जलाने वाला, तो मैं वहां गया हुआ था, इसलिए मेरी क्लास नहीं हुई। ठीक है, आप पढ़ाते पढ़ाते कॉल आया था, याद है आपको? तो फिर इसलिए मेरी कल क्लास नहीं थी। वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर नवीन शब्द की रचना करते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रत्यय। ठीक है, याद रखना, प्रत्यय उपसर्ग की तरह ही शब्दांश होते हैं और नए नए शब्द बनते हैं इससे। ठीक है, अब एक उदाहरण लिख दो। जैसे उदाहरण लिखिए, पढ़ प्लस आई और क्या बनेगा? पढ़ाई। इस तरीके से लिख दो, पढ़ प्लस आई, पढ़ाई। उदाहरण, तो ये तो हो गया मूल शब्द, ये पीछे लग रहा है, तो ये क्या हो गया? प्रत्यय। और ये आपका क्या बन गया? नवीन शब्द। ये आपका क्या बन गया है? नवीन शब्द। आ गया समझ में? चलिए अब एक नोट लिख लीजिए। प्रत्यय पहचानने के 3 तरीके हैं, या यूं लिख दो, प्रत्यय पहचानने के तरीके, यूं डाल दो आप। प्रत्यय पहचानने के तरीके। ठीक है,
सबसे पहला तरीका, अंतिम मूल ध्वनि को स्वर रहित मानना, स्वर रहित मानना। अंतिम मूल ध्वनि को क्या मानना है? स्वर रहित। जैसे ये आ गया लड़का, ये आ गया लड़की, ये आ गया लड़कियां, ये लड़कों। तो ये शब्द कैसे बने? तो इसको देखो, इसको अंतिम मूल ध्वनि एक ऐसी ध्वनि है जो इन सब में कॉमन है, और वो कॉमन ध्वनि कौन है? लड़क। इसमें भी वो कॉमन ध्वनि क्या आ रही है? लड़क। इसमें भी वो कॉमन ध्वनि जो सब में आ रही है वो है लड़क। ठीक है। अब लड़क में हम क्या जोड़े कि हमें लड़का प्राप्त होगा? तो क्या होगा? आ। इसी प्रकार इसमें ई, इसी प्रकार इसमें इया, और इसी प्रकार इसमें ओ। तो ये जो अंतिम जो हमें ध्वनि मिली है, अंतिम ध्वनि कौन? ये वाला भाग, ये हमारा क्या कहलाएगा? प्रत्यय। ये सब मैं पहले पढ़ा चुका हूं, क्लियर है। अंतिम मूल ध्वनि को हमें क्या मानना है? स्वर रहित। और ये अंतिम मूल ध्वनि देखो स्वर रहित मान ली, ये मूल ध्वनि है। अब इसको स्वर रहित मान लिया, ठीक है ना, कॉमन निकाल दिया, तो ये ऐसी ध्वनि है जो सब में मिल रही है। देखो ये आपका लड़क, ये लड़क, ये लड़क, ये लड़क, इसी तरह लड़के। तो बताओ लड़के में क्या होगा प्रत्यय? ए। क्या प्रत्यय होगा? ए। क्लियर हो गया? लिख लिया सभी ने? लिख लीजिए। चलो आगे। अगला दूसरा तरीका, ये लिख लिया सभी ने? ओके। दूसरा तरीका देखिए क्या है। अंतिम वर्ण जो होगा, अंतिम वर्ण प्रत्यय की भूमिका में, प्रत्यय की भूमिका में अंतिम वर्ण, ठीक है। देखिए ये वर्ण है, लेकिन कभी शब्द के पीछे लगेंगे और एक नया शब्द बना देंगे। चलिए, तो सबसे पहले इसको ले लेते हैं। क्या लिखा है? ये य। ये क्या है? ज। ये क्या है? द। ओके। देखिए, अल्प बातों का ज्ञाता क्या कहलाता है? अल्पज्ञ। तो यहां अल्प तो हो गया मूल शब्द, और ये अंत में कौन आ रहा है? ज्ञ। ये नए नए शब्द भी बनाएगा, शब्दकोश में भी पूछते हैं, उसमें अपने एक वाक्यांश में अल्प बातों का ज्ञाता क्या कहलाता है? अल्पज्ञ। जो बहुत सारी बातें जानता वो क्या कहलाएगा? बहुज्ञ। जो सब कुछ जानता उसे क्या कहेंगे? सर्वज्ञ। जो नीति की बात जानता है, नीतिज्ञ, उसे क्या कहेंगे हम? नीतिज्ञ। ठीक है। जो शास्त्र की बात जानता है उसे शास्त्रज्ञ। जो धर्म की बात जानता है, धर्मज्ञ। जो मर्म की बात जानता है,
मर्मज्ञ, जो कुछ भी नहीं जानता, अज्ञ। बात समझ में आ गई। और जो विशेष का ज्ञाता है वो विशेषज्ञ कहलाएगा, जो विशिष्ट का ज्ञाता है वो विज्ञ, वो क्या कहलाता है? विज्ञ कहलाता है। विज्ञ, अज्ञ, ये सारे शब्द बन रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, जो आगे आगे जन्म लेते हैं उन्हें क्या कहेंगे? अग्रज। ठीक है, जो पीछे पीछे जन्म लेते हैं हमारे छोटे भाई क्या कहलाएंगे? अनुज। जो जन्म लेके ऊपर पहुंच गए वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे पूर्वज। पूर्वज, अनुज। ठीक है, पूर्वज। जल में जन्म लेने वाला क्या कहलाएगा? क्या होता है जलज? कमल। पंख में जन्म लेने वाला, और पंकज किसे कहते हैं? कमल को कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, मैंने आपको वो पढ़ाया था विसर्ग संधि में कि मनः प्लस ज क्या बनेगा? मनोज। तो याद रखना, जो मन में जन्म लेता है उसे क्या कहेंगे? मनोज। मनोज का मीनिंग क्या होता है? कामदेव। ठीक है, जो नीर में जन्म लेता है उसे क्या कहेंगे? नीरज। नीरज का मतलब कमल। ठीक है, इसी प्रकार से और भी लिख लिए तो वारी में ज लगाओगे क्या बनेगा? वारिज। खूब सारे शब्द बनेंगे इस तरीके से। तो इन सब में जो अंत में आ रहा है, अंत में कौन आ रहा है बताओ? अंत में आ रहा है ज ज ज ज ज, ये वाला ज। इन सब में ज क्या है? प्रत्यय है। इसमें देखिए य य य य य, ये जो आ रहा है जिसे हम ज्य बोलते हैं, ये सब किसकी भूमिका में है? प्रत्यय की भूमिका में। इसी तरीके से और उदाहरण देख लेते हैं। द, जो सुख को हमें देता है उसे क्या कहेंगे? सुखद। हमें दुख देने वाला दुखद। हमें मान देने वाला मानद। ये मानद का मतलब क्या होता है? मान देना। जैसे किसी को सम्मान देने के लिए हम कुछ देते हैं, जैसे महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, T20, है ना, और कौन सा भी अपने 50-50 ओवर वाला वो भी जीता। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत सरकार ने उनको सम्मान देने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल, कर्नल, जो भी, उन्होंने किसी आर्मी में की भर्ती के लिए कोई एग्जाम नहीं दिया, डायरेक्ट उनको दे दिया। अमिताभ बच्चन को PhD की उपाधि दे दी यूपी सरकार ने। क्यों दी? क्योंकि वो अभिनेता है और उन्होंने क्या बोलते हैं, अपने फिल्म इंडस्ट्री में एक अच्छा नाम कमाया। तो जब हम कोई व्यक्ति अच्छा काम कर लेता है तो प्रसन्न होकर के उनको दिया जाता है जो सम्मान, वो क्या कहलाता है? मानद। ठीक है, मान देने वाला। इसी प्रकार जल में जल को देने वाला क्या कहलाएगा? जलद, यानी बादल। नीर को देने वाला क्या कहलाएगा? नीरद। बात समझ में आ गई। इसी तरीके से वारी को देने वाला क्या कहलाएगा? वारिद। खूब सारे शब्द बनेंगे। क्लियर है? तो अंतिम वर्ण किसकी भूमिका में होगा? प्रत्यय। ऐसे हमें कई शब्द मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे। चलिए इसे लिख लीजिए एक बार। ये प्रत्यय पहचानने का ये अनुज लिखा है। ठीक है, चलो आगे।
जल्दी ही क्लास। ओके, कंप्लीट लिख लिया सभी ने? लिख लिया? अब हम पढ़ेंगे इसका तीसरा, प्रत्यय पहचानने का जो तीसरा तरीका है उसको क्लियर कर लेते हैं। लिखा ही नहीं है, ज ग ये तो पता, अंदाज से लिखो, देख लिख लो लिख लो। धर्मज्ञ, सर्वज्ञ, बहुज्ञ, नीतिज्ञ, शास्त्रज्ञ, मर्मज्ञ, है ना। अल्प बातें जानने वाला क्या कहलाता है? अल्पज्ञ। अल्प बातें जानने वाला, जो बहुत बातें जानता हो, बहुज्ञ, ठीक है ना। और जो कुछ भी नहीं जानता हो, अज्ञ, मूर्ख बोलते हैं उसको, कुछ भी नहीं जानता है। और जो विशेष का ज्ञाता हो, विशेषज्ञ। जैसे कोई हिंदी को जानता है, वो हिंदी विशेषज्ञ है। कोई गणित पढ़ाता है, गणित हाँ, ओके, शाबाश। तो मैं क्या हिंदी का विशेषज्ञ हूँ? जैसे आपको पता है, कभी हॉस्पिटल में जाते हो तो आपके दांत में दर्द हो रहा है, तो आप क्या करोगे? दांत के डॉक्टर के पास जाओगे ना। डेंटिस्ट होता है ना, तो वो दंत चिकित्सक होता है, वो दांत का स्पेशलिस्ट होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार आंख का होता है, नाक का होता है ना। तो सब अलग अलग डॉक्टर होते हैं, वो उस फील्ड में उन्होंने महारत हासिल कर रखी होती है, ठीक है ना। पेट में दर्द कर रहा है तो, या जनरल कोई ऐसी बीमारी है, तो आप मेडिसिन वाले के पास जाते हो, डॉक्टर के पास, जिन्होंने एमबीबीएस मेडिसिन में कर रहा है। और कोई विशेष है आपके कहीं कि नहीं, तो फिर वो उस डिपार्टमेंट में जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ विशेष का ज्ञाता किसी का भी ज्ञाता हो सकता है। कोई बॉलिंग करने में एक्सपर्ट है, कोई बैटिंग करने में एक्सपर्ट है, कोई दोनों बैटिंग और बॉलिंग दोनों काम कर सकता है, वो ऑलराउंडर की श्रेणी में आ रहा है ना। तो वो अलग अलग श्रेणियां हमारी। विशेष का ज्ञाता क्या कहलाता है? विशेषज्ञ। चलिए अगला देखिए, तीसरा प्रकार। और तीसरा है अंतिम शब्द प्रत्यय की भूमिका में। प्रत्यय की भूमिका में क्या मतलब है इसका? कि कई बार शब्द का जो अंतिम पार्ट होगा वो प्रत्यय बन जाता है, ठीक है। उदाहरण ले लेते हैं इसमें। जैसे एक शब्द है हमारा कार, चलो इसको समझते हैं। वह व्यक्ति जो चित्र बनाने का काम करता हो, शाबाश। वह व्यक्ति जो पत्र का काम करता हो, पत्रकार। वह व्यक्ति जो ग्रंथ लिखने का काम करता हो, ग्रंथकार। जो नाटक की रचना करता हो, नाटककार, ठीक है। जो शिल्प बनाने का काम करता हो, शिल्पकार, ठीक है। जो मूर्ति बनाने का काम करता हो, अरे वाह यार, आपको सब आता है, मूर्तिकार। जो गीत की रचना करता हो, गीतकार। जो संगीत बनाता हो, संगीतकार, ठीक है। अब एक बात बताओ, मैं आपसे सवाल करता हूं, ये गीतकार और संगीतकार में क्या अंतर है? हाँ, कैसे बताओ, उदाहरण देके एग्जाम्पल दो। एग्जाम्पल, उदाहरण बताओ, क्या होता है गीतकार? अच्छा, गीतकार होता क्या है ये बताओ, किसे कहते हैं गीतकार? गीत गाने वाला, वो तो गायक होता है। गीत गाने वाला तो गायक होता है, गीत लिखने वाला। और संगीतकार? हाँ, गाने वाला तो गायक होता है। हाँ, अब समझ में आया। ऐसा है, जो गाना लिखता है वो गीतकार कहलाता है। जैसे जावेद अख्तर, गुलजार, है ना, समीर, ये सब गाने लिखने वाले। अब इस गाने को लिख करके डायरेक्टर को दे दिया और उनको कहे भाई इस पर क्या करना है, अपन को म्यूजिक कंपोज करना है।
और म्यूजिक जो बनाएगा गाने के बोल है, और उस गाने के बोल के ऊपर जो म्यूजिक बनाता है वो कहलाता है संगीतकार। ठीक है ना, जिसको म्यूजिक डायरेक्टर बोलते हैं, वो अलग कंसेप्ट है। तो पहले गीत लिखा जाता है, उस गीत के बोल पर कोई गाना, उसकी धुन क्या की जाती है, बनाई जाती है, उस बनाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, संगीतकार। जैसे हिमेश रेशमिया, अगर वो गाना खुद लिख रहा है तब तो वो क्या है, और उसी गाने पर वो म्यूजिक कंपोज कर रहा है तब वो क्या है, संगीतकार। और खुद गा रहा है तो सिंगर है, वो गायक है। तो ऐसे कई हैं हमारे यहाँ पर मल्टी टैलेंटेड सिंगर, जो लिख भी खुद रहे और म्यूजिक भी खुद दे रहे और गा भी रहे। यानी कि एक में तीन, हाँ, तीन का काम कर रहे हैं, यानी कि बाकी का खर्चा ऑलराउंडर। यस। और कोई तो डायरेक्टर, मतलब जिसके डायरेक्शन में भी हो रहा है, खुद मूवी भी बना रहे हैं, जैसे खूब है आपके फिल्म इंडस्ट्री में। खैर, चित्र बनाने वाला क्या कहलाता है, चित्रकार। तो देखिए यहाँ पर अंत में कौन आ रहा है, ये कार, ये कार, ये कार। मूल शब्द है क्या है इसमें, मूल शब्द है नाटक, शिल्प, मूर्ति। देखो ये सार्थक है, कोई न कोई मीनिंग निकल रहा है। क्लियर हो गया। अब हम वापस आते हैं इधर, आपसे एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे ये आ गया वाला, क्या आ गया, वाला। अब इससे भी कोई शब्द बनेगा तो कैसे बनेगा, देखिए, वह व्यक्ति जो अखबार का काम करता है, अखबार वाला, शाबाश। जो चाय बेचने का काम करता है, चाय वाला। ठीक है, हाँ। जो दूध बेचने का काम करता है, दूध वाला। आपके घर पे आता होगा सुबह सुबह। अरे वाह यार, सब्जी है ना, सब्जी वाला, सब्जी वाला। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हंस लो, हंस लो पहले, या फिर मुझे बता दो। ठीक है, लिख लिया इसे, लिख लो। फिर आगे हम बात करेंगे, भी गहराई में जाएंगे। बहुत सारे मैसेज डाल दिए ये हमारे लाइव पढ़ने वालों ने, देखते हैं इसमें क्या कह रहे हैं भैया। अरे भैया कल मैच बहुत शानदार हुआ था। कौन है, कमल जी। अरे मैंने भी मैच देखा था। देखा नहीं, मैं केवल सुनता हूं। ठीक है ना, लाइव कमेंट्री सुनी। सर मैं बीएससी सेकंड ईयर में 3 बार फेल हो। मैं भी साइंस का ही रहा हुआ हूँ, वैसे बीएससी किया हुआ हूँ। हाँ सर। दुख शब्द को शुद्ध कैसे लिखते हैं, अरे भैया, अरे और कितना साइड में जाऊंगा, बाहर निकल जाऊं, इतना पूरा स्क्रीन छोड़ दिए। रविंद्र सैनी जी, दुख को दुखी लिखते हैं, बिल्कुल सही लिखा। दुख शब्द को शुद्ध कैसे लिखा जाता है, ऐसे ही लिखेंगे। संस्कृत में लिखते हैं, और हिंदी में अगर लिखोगे तो विसर्ग हटा देंगे। याद रखें, अगर आप संस्कृत में लिखते हो तो ऐसे लिख देना। ठीक है, लाइन खींचने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ऐसे लाइन खींच देते हैं। ठीक है ना, ये इस तरीके से मिला लो। और हिंदी में लिखोगे तो विसर्ग हटा देना। लाइन नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि अघोष है, इसलिए ये अघोष है। ये दू और ख, इस तरीके से दुख। नहीं तो फिर निःशुल्क लिखोगे तो फिर निःशुल्क करोगे। देखो अघोष है बेटा, पढ़ा चुका हूं। तो क्या ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि विसर्ग है ना, उसके बाद अघोष है। अगर आप मिला करके लिखोगे तो कौन आएगा, श आएगा, ये वाला, निःशुल्क। चले आगे। अब आपको सावधानी क्या रखनी है, अब लिखना बंद कर लीजिए, अब आपको लिखना नहीं है। प्रत्यय के प्रश्नों के उत्तर देना बहुत मुश्किल है। मैं उपसर्ग से ज्यादा प्रत्यय को कठिन मानता हूं, बहुत कठिन है। प्रत्यय के प्रश्न आपको बहुत गुमराह करने वाले आएंगे। क्यों आएंगे उसके पीछे रीजन बता रहा हूं, देखो।
चित्रकार, पत्रकार, काश्तकार और गीतकार। बताइए इसमें क्या सब में कार प्रत्यय है? हैं? कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें कार प्रत्यय नहीं है? हैं? बस यही गलती कर ली आपने। कौन है ये वेंडा? ये गीतकार लिखा है। अरे देख करके भी इतना कह रहे हो कि इसमें कार प्रत्यय नहीं है, है? क्या है? गीतकार में तो कार है। पत्रकार, फिर देखो गलती कर रहे हो। ये रहा ना पत्रकार, ये रहा चित्रकार। सभी में कार प्रत्यय, सभी में कार प्रत्यय, परंतु काश्तकार एक ऐसा शब्द है जो इन तीनों से अलग है। तो प्रश्न ये पूछेंगे कि प्रत्यय प्रयोग के आधार पर अन्य तीन से भिन्न कौन सा? तो काश्तकार। देखिए, चित्रकार, पत्रकार और गीतकार ये संस्कृत के शब्द है, लेकिन काश्तकार विदेशी शब्द है, अरबी फारसी भाषा का शब्द है, लेकिन कार प्रत्यय तो उसमें भी लगा हुआ। अभी और उदाहरण दूंगा अभी मैं। देखो ये प्रश्न किस तरीके से बन रहे। यूं लग रहा है कि हम तो यही जाएंगे कि काश्तकार में प्रत्यय नहीं लगा हुआ, पर प्रत्यय है और ये अलग भाषा का शब्द है। ये गाड़ी आती है ना टवेरा, हाँ, टाटा सुमो वगैरह। हाँ, अब आपसे सवाल ये है, आपका सवाल ये है कि किसमें एरा प्रत्यय नहीं है? किसमें एरा प्रत्यय नहीं है? हाँ, ये लाइव वाले थोड़े आज आंसर बताओ मुझे। ये मैंने ऑप्शन दिए हैं, सवेरा, चचेरा, ममेरा, फुपेरा, टवेरा, सपेरा। बताइए, आंसर बताना कि इसमें किस विकल्प में एरा प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ। चलिए फटाफट आओ, उत्तर बताओ मुझे, मैं पढ़ना चाह रहा हूं आपके उत्तर। लाइव कमेंट करें, कमेंट करें, बताओ। रविंद्र सैनी जी इसमें नहीं है। और बताओ, और बताओ, बताओ बताओ, फटाफट बताओ। अपनी कॉपी के लास्ट पेज पे आंसर लिख दो, किसमें एरा प्रत्यय नहीं है? किसमें एरा प्रत्यय नहीं है? हाँ, यस, मनीष सुमन, शाबाश। अजय मीना जी, बहुत बढ़िया, आपका भी उत्तर मिल चुका मुझे, शाबाश। खुशबू कुमारी जी, आपने भी आंसर दे दिया है। चलो आंसर तो दिया एटलीस्ट। अरे ये नाम इतना बड़ा है, पढ़ने में भी नहीं आ रहा है, किसका नाम है ये? विनोद मीना, ओके, चलिए। कमल, चलो आप बताओ, बताओ फटाफट आंसर बताओ मुझे। ऑप्शन कहाँ है? अरे यार, ये ऑप्शन तो दिख रहे हैं। बताओ फटाफट बताओ, लिख लिया आप लोगों ने? किसमें एरा प्रत्यय नहीं लगा हुआ है? हाँ, किसमें नहीं लगा हुआ? टवेरा। किसने कहा टवेरा? सही है, जिसने भी टवेरा कहा है सही है। बाकी सब में एरा प्रत्यय लग रहा है ना? पर नहीं है, पर नहीं है। देखो एक शब्द है सवेरा, इसमें भी एरा प्रत्यय नहीं है, ये मूल शब्द ही है, याद रखना। बाकी सारे के सारे में क्या प्रत्यय लगा हुआ है? एरा प्रत्यय लगा हुआ है। बात समझ में आ गई आपको? चलिए, अभी खाली इतनी बात है, यहीं से अब प्रश्न दूसरा बनेगा। अब उत्तर बताना आपको।
ये है मेरे लाइव बच्चों, बताओ। प्रत्यय प्रयोग के आधार पर अन्य से भिन्न शब्द बताना आपको। प्रत्यय प्रयोग के आधार पर अन्य से भिन्न शब्द बताना है। कौन सा ऐसा शब्द है जो प्रत्यय प्रयोग के आधार पर अन्य से भिन्न है? ये लाइव वाले आंसर दे दो फटाफट, मैं आपको मान जाऊंगा। बड़ा बढ़िया पढ़ाई कर रहे हो, शाबाश, बढ़िया। बहुत बढ़िया। अरे इतना सरल प्रश्न है, इसमें कहाँ दिमाग लगाने की जरूरत है, फटाफट लगाओ, आंसर दो। लुटेरा, कमेरा, बसेरा और क्या है, सपेरा। फटाफट बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। आओ यस, एक स्वर में कमेरा साफ दिख रहा है। ओके, बहुत बढ़िया। अमित जी कह रहे हैं ए राइट है, अमित जी कह रहे हैं ए राइट है। ओके ओके ओके, चलो। कोई कह रहा है सी राइट है, कोई कह रहा है बी राइट है। हाँ, कुछ तो राइट हो गई होगा। अब आप बताओ कौन सा सही है? शाबाश। देखिए, जिसने प्रत्यय पूरा पढ़ लिया होगा वही उत्तर दे पाएगा इसका। ये जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो है वो दिख नहीं रहा। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको बाद में बताऊंगा। जानने के लिए देखे नहीं, आज ही, लेकिन इसका उत्तर आप स्वयं बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं कंटेंट पढ़ा रहा हूं अभी कि देखिए इस प्रश्न में वास्तव में हुआ क्या है जो हम गलती कर रहे थे। चलिए, अब आप कॉपी बंद कर दो और अभी आपको लिखना नहीं है। हाँ, इस प्रश्न का उत्तर आपको याद दिलाना मुझे कि सर वो आपने प्रश्न पूछा ना, उसका उत्तर क्या है वो आप, मैं भूल सकता हूं लेकिन आप मत भूलना, ठीक? हाँ, आप आंसर बताओगे? ओके ओके, चलो आंसर। ओके ओके ओके, चलिए। अब बाकी बात में हम बात में करेंगे। प्रत्यय पहचानने के 3 तरीके बताए मैंने। अंतिम मूल ध्वनि को स्वर रहित मानना। 90% शब्द आपको ऐसे ही मिलने वाले, इसलिए यहां से प्रश्न बनने की संभावना बहुत कम है, न के बराबर। दूसरा, अंतिम वर्ण प्रत्यय की भूमिका में ये आपके लिए आसान है, क्योंकि अंतिम वर्ण निकाल देना, बाकी सब बच गया, वो पार्ट मूल शब्द का ही होगा। ये भी आप आसानी से कर लोगे। अंतिम शब्द मूल जैसे कार वाला, ऐसे शब्द आप पहचान लोगे, ये भी आपके लिए आसान ही है। तो फिर हमारे लिए कठिन क्या है? बात तो यह आ रही है, फिर हम प्रत्यय में पढ़े क्या? तीनों तो हमारे लिए सरल है, वो चीजें अभी मैंने बताई नहीं है। वो प्रत्यय का पूरा पाठ पढ़ाने के बाद आपको बताऊंगा कि कौन सा प्रत्यय ऐसा है या कौन से ऐसे प्रत्यय है जो हमारे लिए सरदर्द है, वो भी क्लियर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं प्रत्यय के कितने भेद। ये मैं आपसे सवाल करूंगा, अब आप लिखेंगे नहीं, क्योंकि ये प्रत्यय की मूल रीढ़ की हड्डी है, इसी पर प्रत्यय टिका हुआ है, प्रत्यय पर प्रश्न इसी पर बनने वाले, इसलिए अंतिम जो आपके 15 से 20 मिनट है वो जिंदगी बदलने वाले, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक आपको सुनना है, ठीक है? प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। पहला आता है कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय। दूसरा आता है आपका तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। देखो, कृत प्रत्यय से क्या कंसेप्ट है? कृत प्रत्यय का अर्थ है क्रिया में लगने वाले प्रत्यय। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, क्रिया में लगने वाले प्रत्यय, क्रिया में लगने वाले प्रत्यय, जो क्रिया में लगते हैं उन्हें हम क्या नाम देते हैं? कृत प्रत्यय। और वे प्रत्यय जो संज्ञा या फिर सर्वनाम या फिर विशेषण, ये याद रखना, विशेषण में लगने वाले प्रत्यय, लगने वाले प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण में लगेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? तद्धित प्रत्यय। अब एक बात बताओ, 4 टॉपिक आपके लिए नए तैयार हो रहे हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया।
याद रखना, ये चारों के चारों विकारी कहलाते हैं। जब हम छठी सातवीं में पढ़ते तो हमारे सामने दो शब्द मिलते थे व्याकरण में, अविकारी और विकारी। जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक, विभक्ति के आधार पर कोई बदलाव होता हो, जिसमें परिवर्तन आता हो, उसको हम विकारी शब्द बोलते हैं। जैसे देखिए, एक शब्द है लड़का, ये संज्ञा है, लड़का जातिवाचक संज्ञा है। अब लड़का का लड़के हो सकता है, लड़का का लड़कियां हो सकता है लिंग के अनुसार, ठीक है, बहुवचन के अनुसार, और लड़का का लड़की भी हो सकता है। तो लड़का एक ऐसा शब्द है, संज्ञा, जो लिंग, वचन, काल के आधार पर बदल रहा है। सर्वनाम मेरा, मेरी, इस तरीके से मेरे, ये शब्द बदल रहे। विशेषण एक शब्द है अच्छा, अच्छी, अच्छे, ये भी बदल रहा है। इसी प्रकार क्रिया, जाता, जाति, लड़का जाता है, लड़की जाती है, तो जाना क्रिया बदल गया लिंग वचन के अनुसार। तो जिनमें बदलाव होता है उन्हें विकारी कहते हैं। तो सारा खेल विकारी शब्द का ही है। अब हमें यह मास्टरी हो जाए कि किसमें क्रिया है और किसमें क्रिया नहीं है। आपको परीक्षा में पूछेंगे कि निम्नलिखित में से किसमें कृत प्रत्यय है। ये प्रश्न उसी टाइप का पूछा ना, अन्य से भिन्न कौन है। तो देखिए, अन्य से भिन्न कौन है, इसका मतलब यह है कि अभी हम यहां से सीखेंगे अभी वे प्रत्यय जो क्रिया में लगते हैं। ओके, इसका उत्तर कैसे हम जस्टिफाई करेंगे। देखो, लूटना एक क्रिया है और लूटने वाला क्या कहलाता है, लुटेरा, ये क्रिया से बना हुआ शब्द। बसना भी एक क्रिया है और बसने से बनता है बसेरा, ये भी क्रिया से बना हुआ। कमाना एक क्रिया है, काम को करने वाला भी एक क्रिया है, जो काम को करता है उसे कहते हैं कमेरा। काम करने वाला क्या कहलाता है, कमेरा। तो लुटेरा, बसेरा और कमेरा तीनों ऐसे शब्द हैं जो क्रिया से बने हुए। लेकिन सांप संज्ञा है, जीव जंतु है, और सांप का खेल दिखाने वाला, सांप को पकड़ने वाला क्या कहलाता है, सपेरा। इसका मतलब जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनता है वो क्या कहलाता है, तद्धित प्रत्यय। तो सपेरा तद्धित प्रत्यय से बना हुआ शब्द है और ये तीनों के तीनों किससे बने, क्रिया से बने। तो बताइए, प्रत्यय प्रयोग के आधार पर अन्य तीन से भिन्न कौन है, सपेरा। इतनी गहराई से पढ़ेंगे तो ही इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे बच्चे, बाकी नहीं पढ़ रहे। मैं कह रहा हूं इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पाएगा जिसने ढंग से पढ़ा है कि क्रिया से बनने वाला शब्द कौन सा है और संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनने वाला कौन सा, वो ये वाला सपेरा। इसको भी हम आगे और पढ़ेंगे डिटेल से। खैर, अभी इधर आ जाते हैं। तो क्रिया में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय। संज्ञा सर्वनाम विशेषण में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं, तद्धित। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि क्रिया में लगा क्या है, उसको कैसे पढ़ाई करेंगे। यह है पढ़ धातु, ये है आई प्रत्यय, और ये बन गया पढ़ाई। क्या बन गया, पढ़ाई शब्द बन गया। चलिए इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, पढ़ ये क्या है, धातु। जैसे पट धातु, लिख धातु, ऐसे शब्द संस्कृत में। और धातु को ही संस्कृत में क्रिया कहा जाता है। जो धातु होती है उसे संस्कृत में क्या कहते हैं, क्रिया कहा जाता है। यानी ये एक क्रिया है। अब देखिए, इसके पीछे लग रहा है ना, और जो जो पीछे लगे उसे हम क्या कहेंगे, प्रत्यय। अच्छा बताओ, किसके पीछे लगा ये, कि क्रिया के पीछे लगा हुआ। अरे ये क्रिया के पीछे लगा ना, तो बस इसका नाम हो गया। जो क्रिया के पीछे लगे उसको हमने नाम दे दिया कृत प्रत्यय। बात समझ में आ गई। अच्छा, पढ़ाई, इसका अंत किस प्रत्यय से हो रहा है, कृत प्रत्यय से। इसलिए कृत प्रत्यय से जिसका अंत होता है उसे हम क्या कहते हैं, कृदंत कहते हैं। अब आप मुझे एक सवाल जो किया था इसमें बताओ, इनमें कृदंत कौन है, ये तीनों। क्योंकि क्रिया से अंत हो रहा ना, जबकि ये क्रिया से अंत नहीं हो रहा है, ये कृदंत नहीं है। तो प्रश्न यूं पूछ सकता है कि कौन कृदंत नहीं है। बात समझ आ गई। चलिए अभी एक और सवाल कर लेते हैं।
पाठक, लेखक, गायक, बालक। बताइए प्रत्यय प्रयोग के आधार पर अन्य तीन से भिन्न कौन है? बालक। पढ़ने वाला पाठक, क्रिया से बना हुआ। लिखने वाला लेखक, गाने वाला, तो ये सारे क्रिया से बने, जबकि बालक क्रिया से नहीं बना। बाल क्रिया संज्ञा से बना हुआ। अब ये बात समझ में आ गई आपको? लेकिन प्रत्यय तो सब में अक लगा हुआ है, ऐसा लग रहा है, लेकिन इसमें अक प्रत्यय नहीं है। इसमें बाल मूल शब्द है, क प्रत्यय लगाओ। बाल में क लगने से क्या बना? बालक। तो आपसे ये भी सवाल किया जा सकता है कि इसमें अक प्रत्यय नहीं है, बालक में नहीं है। या फिर ऐसा किया जा सकता है, बताइए अन्य तीन से भिन्न कौन है? तो बालक राइट होगा। क्लियर है? चलो ये हो गया। तो अब हम बात करें कृदंत का फॉर्मूला क्या होगा। ये जो कृदंत है ये कैसे बनता है? तो कृदंत बनता है क्रिया प्लस कृत प्रत्यय, क्रिया प्लस कृत प्रत्यय। यहां तक बात समझ में आ गई? अब इधर आते हैं। जैसे ये एक शब्द है सोना, ये सोना मतलब गोल्ड, वो वाला सोना, क्रिया वाला बात नहीं कर रहा हूं। ये 10 बजे सोना, 6 बजे जागना, वो भी सोना होता है, स्लीप वाला, वो नहीं है। ये गोल्ड की बात कर रहा हूं। सोना, अच्छा बताओ, सोना एक मेटल है और मेटल है वो संज्ञा है, तो सोना जो है वो संज्ञा है। अब इधर मैं लिख रहा हूं आर और ये बनेगा सुनार, सोनार नहीं सुनार। या यही तो सारा खेल है। मुख सुख के कारण हमने सोने का काम करने वाला, गोल्ड का काम करने वाला, हमने उसे बना दिया सुनार। तो अब इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। तो सोना तो हो गया संज्ञा। अच्छा, संज्ञा के पीछे लग रहा है, और जो पीछे लगता है वो कौन होता है? प्रत्यय। अब किसके पीछे लग रहा है? संज्ञा के पीछे। तो अब इसका नाम क्या होगा बताओ? तद्धित। क्या नाम होगा? वे जो संज्ञा सर्वनाम के पीछे लगते हैं उन्हें हमने नाम दे दिया तद्धित प्रत्यय। तो ये जो आर आ रहा है वो क्या है? तद्धित प्रत्यय। अच्छा, इसका अंत किस प्रत्यय से हो रहा है? तद्धित प्रत्यय से, इसलिए इसको हम कहेंगे तद्धितांत। तद्धितांत। तद्धितांत का मतलब होता है जिसका अंत तद्धित प्रत्यय से होता हो, और जिसका अंत क्रिया से होता हो वो कृदंत कहलाता है, जिसका अंत तद्धित प्रत्यय से होता। तो अब हम बात करें ये फॉर्मूला कि तद्धितांत कैसे बनेगा। ये है तद्धितांत। तो बताओ तद्धितांत बनाने का तरीका क्या होगा? या तो चाहिए हमें क्या? संज्ञा, या हमें क्या चाहिए? सर्वनाम, या हमें क्या चाहिए? विशेषण। विशेषण, और इन सब में क्या लगेगा पीछे? तद्धित प्रत्यय, तभी कहलाएगा वो तद्धितांत। बात समझ में आ गई? ये क्रिया से बना हुआ और ये संज्ञा से बना हुआ, या सर्वनाम से बना हुआ, या विशेषण से। तो प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? दो। कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। बस प्रत्यय दो प्रकार ही के होते हैं। क्रिया में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय। संज्ञा सर्वनाम विशेषण में लगने वाले को क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय। बात समझ में आ गई? और आपसे पूछे कृदंत कैसे बनेगा, तो आप कहोगे क्रिया में जब जब कृत प्रत्यय लगेगा तब तब क्या बनेगा। अब आपको यह भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको लेके चलता हूं व्यंजन संधि की तरफ। यह आ गया कृत और इधर आ गया अंत। जगत धन ईश, जगदीश, घोष ध्वनि है ना, तो त बदलेगा द में, ये बनेगा द। अ की मात्रा लग गई तो क्या बन गया? कृदंत। ये व्यंजन संधि से बना हुआ कृत प्लस अंत कृदंत। इसी प्रकार तद्धित प्लस अंत तद्धितांत, दीर्घ संधि से बना हुआ। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? तो प्रत्येक ये लिख लो पहले, फिर हाँ इसके नीचे जगह रहने देना, इसके नीचे जगह रहने देना, छोड़ो अभी मत लिखो, बाद में लिखना, क्यों आप गलती कर ही लोगे मुझे पता है। अब इसको थोड़ा समझिए। जो कृत प्रत्यय अपने चल रहे थे ना, अब इन कृत प्रत्यय के भेद को पढ़ रहे हैं, कृत प्रत्यय के भेद को। और कृत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5।
सबसे पहले आता है कर्तरी, वाचक, कृत प्रत्यय। अब इसका मीनिंग समझ लो, फिर पढ़ेंगे। कर्तरी का अर्थ है कर्ता। वे प्रत्यय जो क्रिया में लगकर किसी काम के करने वाले का बोध कराएंगे। जैसे देखिए, लिखना क्रिया है, लेकिन लिखने वाला लेखक। अक एक प्रत्यय, अक प्रत्यय। अक प्रत्यय लिख धातु से बन रहा है और वो लेखक बन रहा है। इसी प्रकार पढ़ने से पढ़ने वाला पाठक, गाने वाला गायक, वाचन करने वाला वाचक। तो इस तरीके से अक प्रत्यय काम को करने वाले का बोध करा रहा है। वे सारे प्रत्यय हम इसमें पढ़ेंगे। वे प्रत्यय जो किसी कर्म का बोध करते हैं, तो उसे हमने नाम दे दिया है कर्मवाचक कृत प्रत्यय। कर्म का बोध कराएंगे, काम करने वाला काम क्या कर रहा है उसका कर्म बताएगा। और तीसरा है करणवाचक, करणवाचक कृत प्रत्यय। क्या मतलब है ये करणवाचक, इसको समझते हैं, ठीक है ना। करण का अर्थ है साधन। याद रखना, करण का मीनिंग क्या होता है, साधन। वे प्रत्यय जो क्रिया में लगने के बाद किसी साधन, किसी वस्तु का बोध कराएंगे। जैसे देखिए, रोटी बेलना, पापड़ बेलना। बेलना एक क्रिया है, लेकिन बेलना शब्द जो है उसमें अन प्रत्यय लगाओगे तो क्या बनेगा, बेलन। बेलन बन गया। अब बेलन एक साधन हो गया। पत्नी ने पति को बेलन से पीटा, तो किससे पीटा, बेलन, वो साधन हो गया। उसकी मर्जी है तो हाथ में भोंगली छिप्यूड़ी वो भी मार दे, है ना, तो बेलन एक साधन हो गया। तो करण प्रत्यय में आपको साधन देखेगा, ये ध्यान रखना। ये वो नहीं है मेरे करण अर्जुन आएंगे, वो करण नहीं है ये, ठीक है। चौथे नंबर का आता है भाववाचक कृत प्रत्यय। क्या कंसेप्ट है भैया ये भाववाचक, ये भाव का मतलब क्या, पहले वो समझो। भाव कई प्रकार के होते हैं हमारे यहाँ। आलू 35 रुपए किलो, ये एक भाव है, कीमत है, ठीक है। एक भाव तो ये हो गया। और आज देवरे में भोपा जी को भाव आ गए, भैरू जीरो भाव आ रहा, अंबाजी माता जीरो भाव आ रहा, तो वो 35 रुपए किलो वाला भाव नहीं आ रहा, ये अलग मामला है। फिर एक और भाव होता है जिसे महसूस किया जाता है पर टच नहीं किया जाता। जिसे महसूस किया जाता है उसे टच नहीं किया जाता, वो वाला भाव है। फीलिंग्स जिसको कहते हो आप, ठीक है ना, वो भाव है। यहां पर वो भाव है, ठीक है ना। किसी को कहते हैं ये आजकल बड़ा भाव खा रहा है, वो कितना खा रहा है उसी से पूछना पड़ेगा, ठीक है ना, भाव। तो जैसे देखिए, उदाहरण देकर को इसको समझते हैं। सजाना एक क्रिया है, आवट प्रत्यय लगाओगे क्या बनेगा, सजावट। क्या कमरे की सजावट है। अब ये जिसने कहा है उसने इस कमरे को महसूस किया होगा कि कमरे की सजावट अच्छी हुई है। लिखने का भाव लिखावट, अरे इसकी लिखावट क्या गजब की है, यानी लिखने का भाव। बात समझ में आ गई। आवट प्रत्यय लगने से वो लिखावट, सजावट, बहुत सारे शब्द आएंगे। इसी प्रकार अगला क्रियाबोधक, क्रियाबोधक कृत प्रत्यय। ये क्या कंसेप्ट है भैया, आज दिन तक परीक्षा में पूछा नहीं गया और नहीं पूछा जाएगा, फिर भी पढ़ा देता हूं। क्रियाबोधक का कंसेप्ट सीधा इतना ही है, किसी भी कार्य में कार्य की कंटिन्यूटी को दिखाएगा। आईएनजी फॉर्म जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। जैसे हुआ एक शब्द है और किसी शब्द क्रिया वाले शब्द के पीछे लग जाएगा तो वो क्रिया की कंटिन्यूटी को दिखाएगा। जैसे खाना एक क्रिया है और मैं पीछे हुआ लगा दूं तो मैंने खाता हुआ आदमी देखा, मैंने जाता हुआ आदमी देखा, मैंने आता हुआ आदमी देखा, मैंने पीता हुआ आदमी देखा। तो बताओ, आता हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ, जाता हुआ, रोता हुआ, सारे क्रिया से बने हुए। तो हुआ एक नॉर्मल है, ये परीक्षा में नहीं आएगा। मतलब इस तरीके के आपके शब्द आएंगे नहीं जो क्रिया की, जो क्रिया में लगने के बाद क्रिया की निरंतरता को बताते हैं, वो क्रियाबोधक प्रत्यय यानी कि क्रियाबोधक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तो कृत प्रत्यय कितने प्रकार के हो गए, 5 प्रकार के। दूसरा है आपका
तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय के कितने भेद हो गए? 5। अध्ययन की सुगमता के लिए तद्धित प्रत्ययों को मैं 7 भागों में पढ़ाता हूं। ओके, सबसे पहले कर्तरी वाचक तद्धित प्रत्यय। अरे भैया ये क्या लफड़ा है, इधर भी कर्तृवाचक इधर भी कर्तृवाचक, फर्क कृत और तद्धित का है। वे प्रत्यय जो क्रिया में लगे वो और काम को करने वाले का बोध कराएंगे तो कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहलाएंगे, और वे प्रत्यय जो क्रिया में लगने के बाद संज्ञा सर्वनाम विशेषण में लगने के बाद किसी काम के करने वाले का बोध कराएंगे। जैसे देखिए सांप, सांप को पकड़ने वाला दिखाने वाला क्या, उसका खेल सपेरा, तो एरा प्रत्यय बना हुआ, सपेरा शब्द इसमें उदाहरण में आएगा। ठीक है, कर्म और करण इसमें होते नहीं है तो अपने ये टेंशन खत्म हो गई। दूसरा इसमें आएगा भाववाचक, भाववाचक तद्धित प्रत्यय। भाववाचक का मतलब जो संज्ञा सर्वनाम में लगने के बाद किसी भाव का बोध कराएंगे। जैसे देखिए मीठा एक शब्द है, अच्छा बताओ मीठा संज्ञा एक सर्वनाम एक विशेषण है? विशेषण है। जैसे आम मीठा है तो आम कैसा है? जो विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है? विशेषण। अब मीठा में मैं आस प्रत्यय लगाऊंगा तो क्या बनेगा? मिठास। अब ये मैं ये कहूं कि उसके बोलने में क्या मिठास है, इसका मतलब मैं उसको चक के थोड़ी आ रहा हूं, मैं क्या इमरान हाशमी थोड़ी जो पता लगा करके आ रहा हूं, जिसको समझ आया उसी को समझ में आया। मिठास का अर्थ है मीठा होने का भाव, उसके बोलने में मिठास है। तो क्या शक्कर का डब्बा साथ में लेके घूमता है, एक मुट्ठी शक्कर भरी फिर बोलता है क्या? नहीं। तो ये आस प्रत्यय लगा हुआ है, मीठा होने का भाव, मिठास। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए इसके अंदर दूसरा तीसरा गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। इसका मतलब क्या है? वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण में लगने के बाद किसी शब्द के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो जाएंगे। कैसे? देखिए एक शब्द है गुलाब, और गुलाब में ई प्रत्यय लगाओ तो क्या बनेगा? उसने गुलाबी साड़ी पहनी है तो साड़ी कैसी है? ये उसकी विशेषता होगी कि नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? बस वे सारे उदाहरण इसी में आएंगे, याद रखना। गुलाब में ई लगा गुलाबी, शराब में ई लगा, मैंने शराबी आदमी देखा, आदमी कैसा था? तो फिर वो गाना आता है, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो संभलना मुश्किल हो गया। तो गुलाब में ई लगा गुलाबी, ठीक है ना। पंजाब में ई लगा, एक पंजाबी लड़की मुझे पसंद आ गई, लड़की कैसी है? हाँ पंजाबी, तो पंजाब से पंजाबी, राजस्थान से बैंगन से बैंगनी, उसने बैंगनी साड़ी पहनी है, कैसी साड़ी है? बैंगनी। याद रखना, ऐसे सारे गुणवाचक में आएंगे। किस में आएंगे? गुणवाचक। अगला आता है ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय। ऊनतावाचक तद्धित प्रत्यय, इसका मतलब समझ लीजिए। ऊनतावाचक है लघुता बोधक, छोटापन। वे प्रत्यय है जो संज्ञा सर्वनाम में लगने के बाद किसी शब्द को छोटा बना देंगे। जैसे ढोलक एक शब्द है, ढोलक, प्रत्यय लगाओ ई, ढोल की, तो ढोलक तो बड़ा होता है और ढोल की छोटी। पहाड़ में ई लगाओ, पहाड़ी, तो पहाड़ बड़ा पहाड़ी छोटी होती। बात समझ में आ गई? अरे नहीं आई? जैसे प्याला एक शब्द है, उसमें ई लगाओ, प्याली। प्याला से क्या बन गया? प्याली बन गया। प्याला बड़ा होता है, प्याली बड़ी होती है? प्याला, प्याली छोटी होती है, ये ध्यान रखना। एक गरम चाय की प्याली हो, उसको पिलाने वाली साली हो, वो गाना आया था, है ना? ठीक है ना? ऐसे छोटापन बताएगा। अरे
जैसे इया प्रत्यय, क्या कौन सा प्रत्यय? इया प्रत्यय। एक उदाहरण देकर के बता रहा हूं। लोटा एक शब्द है, लोटा, और बनता है लुटिया। क्या बनता है? लुटिया। लोटा बड़ा होता है और लुटिया छोटी होती है। भगवान के मंदिर में जाते हो कभी, पंचामृत दूध लेकर के वो भगवान को चढ़ाने के लिए लेके जाते हो, कोई छोटी सी लोटी लेकर के जाता है, बड़ा लोटा लेकर के नहीं जाता, ठीक है ना? तो वो उसको बोलते हैं, और इसी से शब्द बना, क्या बना है? अरे लुटिया डुबोई दी तुहार बबुआ ने, उधर बोलते भाषा में। तो लुटिया, लोटा बड़ा, लुटिया छोटी, और इसी से शब्द बना है। आनंद बख्शी ने शानदार गाना लिखा, और वो गाना आपको पता है, गदर एक प्रेम कथा, उसमें गाना आता है, और वो गाने में आता है और हमको पता ही नहीं है वहां इया प्रत्यय भी आता। हा? वो गाना है बढ़िया शानदार। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा, बागों में फिर झूले पड़ गए पक गए मिठिया अमिया, ये छोटी सी जिंदगी पे रात लमिया लमिया ओ घर आजा कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। ये क्या लिखा है? अमिया। अरे अमिया का देखो, आम, आम होता है बड़ा और अमिया होता है छोटा। तो आपको पता है जब आम के पेड़ पर छोटी छोटी केरियां लगती है, छोटी छोटी होती है, ये उस सेंस में कहा गया है कि बागों में झूले पड़ गए पक गए मिठिया अमिया। वो कभी अमिया हुआ करती थी, अब पक करके मीठे आम बन गई है, अब तो घर आजा भैया। क्या क्या बात कही है। खैर, उन्नतावाचक यानी लघुता का बोध कराएंगे, बाकी हम खूब पढ़ेंगे। फिर इसी प्रकार से देखिए, पहाड़ में ई लगा, पहाड़ी, ठीक है ना? और टोकरा में ई लगाओ, डोकरा में ई लगाओ, है? डोकरा बड़ा, डोकरी छोटी हो गई? नहीं। स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय, स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय, इसका मतलब जो स्त्री का बोध कराएंगे, जैसे बेटा में ही लगाओ, बेटी, बात समझ, लड़का में ही लगाओ, ये सब स्त्रीवाचक है, ठीक है? स्त्रीवाचक, हाँ स्त्रीवाचक। अगला है संबंधवाचक, संबंध वाचक तद्धित प्रत्यय। इसका मतलब जो संबंध का बोध कराएंगे, ये रिश्ता क्या कहलाता है, 5-6 साल से देख रहे होंगे पर कभी समझ में नहीं आया, लेकिन यहां समझ में आएगा। जैसे मामा का लड़का ममेरा, फूफा का लड़का, ठीक है ना, मौसा का लड़का, चाचा का लड़का, काका का लड़का, ज्यादा, ये इसमें आएगा। और लास्ट और अंतिम अपत्यवाचक, अपत्य कहते हैं संतान को, अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय, वे जो संतान का बोध कराएंगे, ठीक है ना? जैसे दनु की संतान दानव, मनु की संतान मानव, ठीक है ना, रघु की संतान राघव, ये सारे संतान का बोध कराते हैं। जानने के लिए देखना अगला एपिसोड, जो प्रत्येक खास है, यह अभी लिखना नहीं, हम बाद में पढ़ेंगे। सर आप सॉन्ग मस्त गाते हो, थैंक यू। ओके